हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस मेंस पेपर 4 GS2 की सीरीज़ में लास्ट क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 विद्युत के जो कुछ टॉपिक्स थे हमने डिस्कस किए थे। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे और वो पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पार्ट 2 का जो सिलेबस है या पार्ट 2 में जो इसको कहता हूँ उसमें जो पहला टॉपिक है वह है थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो धारा जो होती है विद्युत धारा यदि किसी चालक में प्रवाहित होती है तो वहाँ पर उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा ही, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, लेकिन उसका क्या होता है थर्मल इफेक्ट भी होता है। ठीक है, थर्मल इफेक्ट का बोलने का मतलब है कि उसका जो प्रभाव है, ठीक है, ताप भी उसमें क्या होगा जनित होगा, ताप भी उसमें कुछ उत्पन्न होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है वो। सबसे पहले यदि मैं एक चालक यहाँ आपके लिए बनाऊं और मान लीजिए कि ये एक तार है या चालक है जिस पर धारा प्रवाहित हो रही है आई सपोज। ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें जो विद्युत ऊर्जा, ठीक है, करंट और वोल्टेज इसके सिरों पर क्या दिया जाएगा, इसके सिरों पर इसको वोल्टेज से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, सप्लाई से। तो यहाँ पर धारा इसमें प्रवाहित होगी। अब जब धारा इसमें प्रवाहित होगी तो इसमें क्या दे रहे हैं हम, इसमें हम दे रहे हैं विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल जा रही है, यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल जा रही है ताप ऊर्जा में, हीट एनर्जी में। इसे ही थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट कहा जाता है, धारा का तापीय प्रभाव। अब क्यों होता है ये इसीलिए होता है क्योंकि जब भी किसी भी चालक से, मान लीजिए ये चालक है, इससे क्या होती धारा प्रवाहित होती है, तो जब धारा प्रवाहित होगी तो उसमें क्या होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह क्या करेंगे, वह संचरण करेंगे, वह फैलेंगे। ठीक है, अब जब फैलेंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से, तीसरे इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, टकराएगा। तो इस टकराव की वजह से इसमें क्या होगी, इसमें जो इनके पहली बात तो इनकी संख्या बढ़ती जाएगी जैसे जैसे धारा का प्रवाह बढ़ता जाएगा। ठीक है, और दूसरा है कि इनकी जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, वह क्या होती जाएगी, वह भी बढ़ती जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी के कारण गतिज ऊर्जा जो होगी इनकी, क्योंकि ये कहीं गति तो नहीं कर पाएंगे, ये यहीं पर ही घूमते रह जाएंगे इसी के मास में। ठीक है, मतलब इस कंडक्टर में ही चलते रहेंगे, चालक में ही। तो ये जो गतिज ऊर्जा है, यही गतिज ऊर्जा हमें तापीय ऊर्जा के रूप में मिलती है। और इस चालक के द्वारा क्या किया जाता है, इस चालक में क्या होने लगता है, इसके जो सरफेस है, मान लीजिए ये चालक है, तो इसकी जो सतह होगी, ऊपरी सतह होगी, इस पर क्या होने लगेगी, इस पर ताप जनन होने लगेगा और इसे ही आप तापीय ऊर्जा कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो बहुत ही वाइड रूप में इसका उपयोग होता है, बहुत ही ज़्यादा जगह। तो सबसे पहले हम घरेलू उपकरणों में देखते हैं। आप सभी ने हीटर यूज़ किया होगा, हीटर, फिर आपने यूज़ किया होगा ओवन, ठीक है, फिर आपने यूज़ किया होगा आपका गीज़र। तो ये सारे जगहों पर जितने भी घरों में यूज़ करने वाले हीटिंग मतलब ताप निकलने वाले डिवाइसेस हैं, उनमें सभी में ये लगा रहता है या इसी प्रभाव का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करें कि उद्योगों में भी इसका कुछ प्रभाव है क्या, तो उद्योगों में इसका यह एप्लीकेशन है, इसका यह उपयोग है कि ये कहाँ यूज होता है, प्रेरण भट्ठी में, इंडक्शन फर्नेस में यूज होता है। ठीक है, फिर और भी बहुत सारे उपयोग होते हैं। इसे सुखाने के लिए यूज़ किया जाता है, ड्राइंग के लिए, ठीक है, वाइंडिंग वगैरह को, और भी बहुत सारे इसके उपयोग हैं। तो यदि उपयोग आएंगे तो आप बहुत अच्छे से उसको लिख दीजिएगा। ठीक, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, कैलकुलेशन ऑफ पावर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड। विद्युत शक्ति और ऊर्जा जो होती है उसका जो है हमें कैलकुलेशन करना है। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको उसके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति क्या होती है, पावर क्या होता है, तो पावर जो होता है वह दर होता है जिससे कि विद्युत जो है वह कुछ कार्य को करे या ऊर्जा प्रदान करे। इट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिसिटी डज वर्क और प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, और इसका जो
यूनिट है एसआई यूनिट, वह होता है वाट। देखिए यूनिट बहुत प्रकार के होते हैं, एसआई होता है, एमकेएस होता है, एफपीएस होता है, बट इंटरनेशनल यूनिट जो है वो एसआई यूनिट लिया जाता है और इसका एसआई यूनिट है वाट, जिसे आप डब्ल्यू से दिखाते हैं। और पावर जो होता है या वाट का जो अगर डेफिनेशन बोलें तो जूल प्रति सेकेंड। जूल जो है वो ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है, ऊर्जा की इकाई है, ठीक। तो पावर का यदि मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये होता है वी क्यू बाई टी, ठीक है, जहां पे वी क्या है, विभव है, क्यू क्या है, चार्ज है, ठीक है, आवेश है, और टी जो है वो समय है। तो वी क्यू बाई टी क्या होता है, हमको पता है क्यू बाई टी होता है आई, मतलब धारा। तो पावर का क्या फॉर्मूला मिला हमें, वोल्टेज गुणित धारा, V इंटू आई। बहुत ही सिंपल है पावर का ये फॉर्मूला, ठीक, ये आपको याद रखना है। देन हम चलेंगे एनर्जी, ऊर्जा पे। तो ऊर्जा क्या है, तो कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, आपने बचपन से पढ़ा है। दूसरा, अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, विद्युत ऊर्जा की बात करें, तो विद्युत ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिससे कि जो टोटल जो पावर मिलता है, कुल शक्ति जो मिलती है, उसको सभी उपकरणों द्वारा जो उपयोग में लाई जाती है, और जो उनमें लिया गया कुल समय होता है उसका क्या होता है, उसका गुणनफल होता है। मतलब एनर्जी इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा तो पावर इनटू हो जाएगा टाइम, ठीक है। अब पावर की यूनिट जो है वो वाट में है, जनरली इसको किलो में रखते हैं। 1000, एक वाट में कितना, एक किलो वाट में कितना वाट, 1000 वाट, ठीक है, इसको याद रखना है, ये कभी कभी काम आता है हमें कैलकुलेशन में। और टाइम को हम रखेंगे घंटे में, आवर्स में, तो एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोवाट आवर, ठीक, किलोवाट आवर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब 1 किलोवाट आवर क्या कैसे होगा, 1 किलोवाट आवर से हम ये समझते हैं कि 1000 वाट को 1 घंटे तक उपयोग में लाया गया। मतलब 1000 वाट के यदि बल्ब को 1 घंटा जलाएंगे तो वह 1 किलोवाट आवर होगा, और इसे ही गणना की दृष्टि से एक यूनिट कहा जाता है। आपके घर में बिजली बिल आता होगा तो एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक। इसी से ही जुड़ा हुआ क्या है, आपके सिलेबस में न्यूमेरिकल भी बोला गया है। तो न्यूमेरिकल एक सिंपल सा देखते हैं कि आपको एक 900 वोल्ट का एयर कंडीशनर दिया हुआ है जो कि 10 एम्पियर धारा आपको लेगा और 10 घंटे वह कार्य करेगा। तो क्या निकालना है, इसकी शक्ति निकालनी है और इसमें ऊर्जा निकालनी है। सिंपल सा है ये। तो आपको ऐसे इसको सॉल्व करना है, जब भी मेंस में पूछा जाएगा। तो पावर का फॉर्मूला हमको पता है कि वोल्ट इंटू करंट, V इंटू आई। वोल्टेज दिया हुआ है 900, करंट दिया हुआ है 10, तो ये कितना हो जाएगा 9000 वाट, या इसको लिख सकते हैं आप 9 किलो वाट। तो ये आ गया मेरा पहला आंसर। दूसरा है ऊर्जा। ऊर्जा बराबर होता है शक्ति इंटू समय, शक्ति गुणित समय। शक्ति आपको मिल गई 9000 वाट और समय है आपका 10 घंटे। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 90000 वाट आवर लिख सकते हैं, या फिर इसको क्या कर दो 1000 से भाग दे दो तो 90 किलो वाट आवर आपका क्या आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी में ही मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि पावर का जो एक और फॉर्मूला है वो हम यहाँ से बना सकते हैं। देखिए V के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ के हिसाब से V बराबर I इंटू आर। तो V के जगह आप लिख दीजिए I इंटू आर, और यहाँ I था, तो पावर का एक और फॉर्मूला आपको मिल गया I स्क्वायर आर। अब इसी को मैं एक और तरीके से लिखता हूँ, V I के जगह यहीं से क्या मिल जाएगा V बाई आर, तो यहाँ लिख दीजिए V बाई आर। तो पावर का एक और फॉर्मूला क्या मिल गया, V स्क्वायर बाई आर। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए पावर के। एक तो V इंटू आई हो गया, उसी से हमने निकाला P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर और P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। तो यदि आपको प्रतिरोध दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप इन फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि आपको धारा और विभव दिया है तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने पावर निकाल लिया तो आप एनर्जी बिल्कुल निकाल लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको लगता है कि इसमें और कुछ बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि इसमें और क्या बताया जाए, ठीक। अब हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। फोटो का मतलब होता है कि कुछ आप सोच सकते हैं कि प्रकाश से संबंधित हो सकता है ये,
इलेक्ट्रिक तो आपको पता है विद्युत से संबंधित होगा, और प्रभाव तो ऐसा कोई प्रभाव जहां विद्युत और प्रकाश का संयोजन हो वह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या? तो इसमें ये होगा कि जो विद्युत के द्वारा जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो भी चार्ज पार्टिकल होंगे वह क्या होंगे, वह रिलीज होंगे, वह जो आप बोल सकते हैं कि एक तरह से वहां से अलग होंगे, और जब वो अलग होंगे तब वो क्या करेंगे, कुछ प्रभाव उत्पन्न करेंगे, और उसी प्रभाव को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक ये क्या है, मेटल का प्लेट है, ठीक है, धातु का एक प्लेट है। इस धातु के प्लेट में यदि हम क्या करें, ये हम इसमें कुछ लाइट प्रोवाइड कराए, कुछ प्रकाश इस पर कराए, तो यदि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा तो इससे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इससे क्या होते जाएंगे, मुक्त होते जाएंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की जगह हो सकता है कि और भी कोई पार्टिकल हो सकता है, फोटोन हो सकता है। ठीक है, लेकिन मेटल्स में आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन होगा, फोटोन कहीं और होगा, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो इफेक्ट इसे ही कहेंगे। कुछ मटेरियल लिए हमने, कोई भी मेटल लिया, उस पर यदि कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, आपको याद रखना है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई सा भी चार्ज पार्टिकल हो, वह रिलीज होता है, तो ऐसे प्रभाव को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब जो आपकी ये जो ऊर्जा होगी जो हम प्रदान कर रहे हैं, ये क्या हो सकती है, ये हो सकती है इंफ्रारेड, ठीक है, ठीक, या फिर ये हो सकती है विजिबल, ठीक है, दृश्य प्रकाश भी हो सकता है, या फिर ये अल्ट्रावायलेट भी हो सकता है, पैराबैगनी, या फिर ये हो सकती है एक्सरेज, या फिर ये हो सकती है गामा रेज। ठीक, तो इतने सारे इसमें ऑप्शंस हैं, आप किसी का भी प्रयोग करके आपको क्या करना है, इस उत्सर्जन को कराना है। उसके बाद जो मटेरियल रिलीज होगा, ठीक है, वो उस मटेरियल को, जैसे हमने यहाँ पर लिया मेटल प्लेट, तो ये तो एक ठोस है, सॉलिड है, यहाँ पर गैस भी हो, लिक्विड भी हो सकता है, यहाँ पर गैस भी हो सकता है, सभी में ये प्रभाव आपको दिखेगा। ठीक है, और जो रिलीज होने वाले पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और आयॉन्स भी हो सकते हैं। ठीक, ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। अब इसके उपयोग की बात करें, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, तो इसके एप्लीकेशन में हम चलेंगे। इसमें सबसे पहले तो क्या क्या कराया जा सकता है, इससे करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है, मतलब विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। ठीक, फिर फोटो डायोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण इसका जो उपयोग है वो होता है सोलर सेल, और यही हमारा अगला टॉपिक भी है। और इसी में ही एक और होता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ये सारे इसके क्या हैं, उपयोग हैं। इनका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन सभी में आपको दिखेगा, या इन सभी के लिए आप यूज़ करते हैं। तो हम जो अगला टॉपिक है सोलर सेल, अब उसे पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर ही कार्य करता है। तो हम बात करेंगे सोलर सेल की। ठीक है, तो सौर ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने वाला एक उपकरण या एक छोटा सा डिवाइस बोल सकते हैं, उसका नाम है सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है, एक फोटोवोल्टेइक सेल होता है। यदि आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो आप ये लिखिएगा कि सोलर सेल एक फोटोवोल्टेइक सेल होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ लाइट को, प्रकाश की ऊर्जा को या सौर ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसके कारण परिवर्तित करता है, तो हमने अभी देखा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण, यही प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले हमको इसका क्या बना लेना है, इसका स्ट्रक्चर बना लेना है, या आप बोल सकते हैं कि इसका जो आप बोलिए कि डायग्राम देख लेते हैं, तो उससे और क्लियर हो जाएगा हम लोग को कि कैसे ये कार्य करता है। ठीक है, कभी भी आप कोई चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कहीं पर भी, तो आप यदि उसे डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे तो वह आपके लिए बहुत अफेक्टिव आंसर होगा। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको चित्र के माध्यम से समझाने की। ठीक, आप यदि चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को जल्द से जल्द, ताकि आपको मेंस की पूरी क्लासेस की जानकारी होती रहे। हमने सीजी व्यापम द्वारा निकाली गई परीक्षा की भी तैयारी प्रारंभ की है। यदि आप
वो भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप चैनल से जुड़ सकते हैं और CD व्यापम वाले हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सोलर सेल के स्ट्रक्चर की। तो ये जो सरफेस आपको दिखता है इसे कहा जाता है एंटी रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेयर, या इसको आप परत बोल सकते हैं। ये एंटी रिफ्लेक्टिंग परत होता है। फिर ये वाली जो परत होगी, ये जो आपको ऊपर में एक लेयर दिखेगी, ठीक है, ये एक सैंडविच स्ट्रक्चर होता है। सैंडविच का मतलब दो परतों के बीच में लगाया गया। तो ये जो दो आपको अलग अलग परत दिखेंगे और इसके बीच में एक और परत दिखेगी। नाम बता देता हूँ, इसको कहा जाता है टॉप जंक्शन लेयर, ठीक है। ये टॉपिक आपका लिखा हुआ है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ। देन ये होगा आपका बैक जंक्शन लेयर। बैक जंक्शन लेयर, जंक्शन का मतलब होता है कि जहाँ पर दो या दो से अधिक आकर के मिलते हो, ठीक है। और नीचे को सबसे निचली लेयर जो होगी वो होगी बैक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट लेयर, ठीक है। यहीं से क्या होगा, यहीं से विद्युत ऊर्जा जो है वह कलेक्ट की जाएगी, ठीक है, ली जाएगी। फिर उसके बाद आपको एक ये जो बीच में लेयर दिख रही, जिसे मैंने कोई भी कलर से नहीं किया है, वह है एब्जॉर्बर लेयर, ठीक है, एब्जॉर्बर लेयर। और यहाँ पर इस पॉइंट पर और ये जो नीचे हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट लिया है, यहीं पर क्या होगा, यहीं पर आपका सर्किट ज्वाइन होगा। इसे कहा जाता है टर्मिनल और ये आपका हो गया सर्किट, ठीक है। यहीं से आपका क्या मिलेगा, यहीं से आपको विद्युत ऊर्जा मिलेगी, ठीक। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, फिनोमिना है। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर लाइट क्या होगी, आएगी, ठीक है, लाइट पड़ेगी इस एंटी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। यह सरफेस क्या करेगा, ये जो जंक्शन लेयर है, फर्स्ट वाली जंक्शन और दूसरी वाली जंक्शन, इन दोनों जंक्शन लेयर्स में क्या होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होने लगेंगे, उत्सर्जित होने लगेंगे। और ये जो हमारी पहली लेयर ये टर्मिनल है और ये जो बैक का लास्ट का टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्या कनेक्ट रहेगा, हमारा विद्युत परिपथ कनेक्ट रहेगा। और इसी विद्युत परिपथ में फिर क्या होने लगेगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो ये सिंपल सा सोलर सेल था। अब आपको देखना है, ये एक मान लीजिए सोलर सेल है। इस सोलर सेल से क्या बनाया जाता है, इस सोलर सेल से आपने देखा होगा कि सोलर के मॉड्यूल्स बने होते हैं। मतलब यहाँ देखिए आप एक एक जो खाना है वह एक एक सोलर सेल को दिखा रहा है। इसे कहा जाता है सोलर मॉड्यूल। और इस सोलर मॉड्यूल से फिर बनाया जाता है, अलग अलग सोलर मॉड्यूल्स को जोड़ करके क्या बनाया जाएगा, सोलर पैनल बनाया जाएगा। तो ये जो आपको मॉड्यूल्स दिख रहे हैं, ये मॉड्यूल्स क्या करेंगे, सोलर, इसे कहा जाएगा सोलर पैनल। और सोलर पैनल जो होगा वह क्या करेगा, आपको ज़्यादा अमाउंट में विद्युत ऊर्जा प्रोवाइड कराएगा। सोलर सेल भी अपने आप में सफिशिएंट है, लेकिन इसमें आपको जो एनर्जी मिलेगी वो बहुत कम मिलेगी, लो मिलेगी। लेकिन यदि बहुत सारे सोलर सेल्स को मिलाया जाए तो ऊर्जा की मात्रा अधिक हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारे फिजिक्स के अंतिम टॉपिक का, जिसका नाम है पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड। ये आपके फिजिक्स का अंतिम टॉपिक है। तो डायोड शब्द से आप क्या समझते हैं, डाई का मतलब होता है दो और ओड का मतलब होता है टर्मिनल। तो ऐसा डिवाइस जिसमें दो टर्मिनल लगे हों वह डायोड कहलाता है। अब ये दो टर्मिनल कैसे होंगे, तो यदि हम एक पी टाइप का, ठीक है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर डिवाइस ले और दूसरा हम एन टाइप का सेमीकंडक्टर डिवाइस ले। अब सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या है, तो यदि आपको पता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ जो इसके बारे में नहीं जानते। तो सबसे पहला होता है आपका कंडक्टर, जिसे आप चालक बोलते हैं। दूसरा होता है आपका इंसुलेटर, जिसे आप कुचालक बोलते हैं। और इसी के बीच में एक और मटेरियल होता है जिसे आप सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कहते हैं। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वह पीएन जंक्शन डायोड इसी सेमीकंडक्टर अर्धचालक पदार्थ से बना होगा। अब ये जो सेमीकंडक्टर वाले जो होते हैं मटेरियल, वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पी टाइप का और दूसरा होता है एन टाइप का, ठीक है। तो ये जो पी टाइप वाला है, यही क्या है, पी लेयर बनाएगा हमारे पीएन जंक्शन डायोड का, और एन टाइप जो है वो एन लेयर बनाएगा हमारे जंक्शन डायोड का, ठीक। जो मटेरियल होगा या जो एन टाइप और पी टाइप जिससे बना रहता है, वह सबसे जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है सिलिकॉन धातु, सिलिकॉन से। उसके बाद जर्मेनियम से भी बनता है और गैलियम आर्सेनिक से भी ये बनाया जाएगा, गैलियम आर्सेनाइड,
ठीक है, तो ये 3 है, लेकिन सबसे अधिक आपको सिलिकॉन का ही उपयोग दिखेगा। तो सिलिकॉन की धातु से बने रहते हैं। पी मतलब पॉजिटिव टाइप, पॉजिटिव टाइप्स होंगे तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, दो प्रकार की वहाँ पे आप बोल सकते हैं चार्जेस होते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, और एन टाइप में होल्स की संख्या ज़्यादा होगी। इस तरह से हमको एक बेसिक समझ लेना है। बट अगर पीएन जंक्शन डायोड की बात करें तो आपका जो डायोड होगा वह कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये डायोड का सिंबल है, ठीक है। ये जो इसका सिरा है, इस सिरे को आप बोलते हैं पी टाइप और इस सिरे को आप बोलते हैं एन टाइप, ठीक है। तो अगर पी टाइप, ठीक है, अब डायोड को कनेक्ट करना है, आपको लगाना है। तो डायोड को लगाने के लिए आपके पास दो तरह से आप इसको लगा सकते हैं। पहला जो है, ये जो पी सिरा है, ठीक है, उसे आप कहाँ जोड़ दीजिए, उसे आप बैटरी के पॉजिटिव साइड में जोड़ दीजिए और एन सिरे को नेगेटिव साइड में। तो ये बन जाता है आपका फॉरवर्ड बायस। बायसिंग करना मतलब उसे सप्लाई से जोड़ना, तो फॉरवर्ड बायस ये बनेगा, ठीक है। अब यदि पी टाइप को मैं नेगेटिव से जोड़ दूं और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ दूं तो ये बन जाएगा रिवर्स बायस। अब इसी बायसिंग से ही हम इसका वर्किंग जान लेते हैं। यदि ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट है तो पी वाला पॉजिटिव से कनेक्ट रहेगा, एन वाला नेगेटिव से। और जब भी ऐसा होगा तो ये जो है, ये हमारा डायोड जो है वह क्या करेगा, वह अपने आप में जो करंट को पास होने के लिए पी से एन तरफ जो है वो धारा का प्रवाह आपको दिखेगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये ऑन स्टेट में बोल सकते हैं, यह एक स्विच की तरह, यह एक ऑन स्विच की तरह काम करेगा। लेकिन अगर वो रिवर्स बायस में है तो रिवर्स बायस में वह काम नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा बैटरी का जो पावर है वो कहाँ से आएगा, इस प्लस टर्मिनल से आएगा। और इस प्लस टर्मिनल से यदि इधर आएगा तो यहाँ पर जो नेगेटिव टर्मिनल है, तो रिवर्स बायस में क्या होता है, ये जो गैप होता है, ठीक है, ये जो एक जंक्शन का जो गैप है वो बहुत बढ़ जाता है, जबकि यहाँ पर वह गैप बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आसानी से इधर पार हो जाते हैं, जिसके कारण इसका जो जंक्शन है वो टूट जाता है और यह एक ऑन स्विच की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब यहाँ से वो बात करें तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, होल्स, उनकी अधिकता होने के कारण यहाँ से वो जो टर्मिनल है, ये जो जंक्शन है, सॉरी, ये ब्रेक नहीं हो पाता और धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायोड है वह एक क्या है, यूनिलैटरल डिवाइस है। यूनिलैटरल डिवाइस है, एक तरफ ही ये क्या करेगा, धारा प्रवाह को होने देगा। लेकिन यदि हम उसकी बात करें प्रतिरोध की, तो आप इधर से भी लगाइए धारा बहेगी, इधर से भी लगाइए धारा बहेगी। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे बाइलैटरल डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पीएन जंक्शन डायोड। आपको और ज़्यादा इसमें जानना है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख करके मुझे बताइएगा जरूर, तो मैं आपके लिए एक वीडियो और बना दूंगा। तो फिजिक्स का हमारा जो सिलेबस है वह यहाँ पूर्ण होता है। भौतिकी के सारे टॉपिक्स को मैंने कवर कर दिया है। यदि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा। पेपर 4 का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम चालू करेंगे हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस को। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा और आपको सारे वीडियोस को देखना है, उसके बाद आप अपने नोट्स को बनाइएगा। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।